हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास 6 की जो पॉलिटी है उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन का तरीका है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन रखे गए हैं, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल जो है वो कठिन कर दिया गया है। तो आप जितना लास्ट तक देखेंगे क्वेश्चन का आंसर आपको उतना ही कठिन मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विविधता को और क्या कहते हैं। आपको जवाब देना है। असमानता कहते हैं, एकता कहते हैं। विविधता का मतलब एकता नहीं हो सकता है, एक समान नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं गलत है। असमानता होती है, ठीक है, किसके आधार पर होती है तो ये भी समझते चलिएगा। भाषा के आधार पर हो सकती है, लिंग के आधार पर हो सकती है, जाति के आधार पर हो सकती है। ठीक है, जो आपकी विविधता है वो भाषा, लिंग, जाति, संस्कृति, इन तमाम चीज़ों के आधार पर देखने को मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। इसका जवाब होगा तिब्बत। कहाँ पहुँचा था? तिब्बत पहुंचा था। तो इसका दूसरा जवाब क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म के हैं, गलत है। इस्लाम धर्म के हैं, गलत है। बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्मों के अनुयायी जो हैं वो आपको तिब्बत में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत की एकता का स्रोत किसे माना जाता है। जो भारत में एकता है, उसकी जो ताकत है, उसका स्रोत क्या है आपको बताना है। तो जो विविधता या अनेकता है, इसे ही क्या माना जाता है? भारत की ताकत माना जाता है। हमारे यहाँ कथन लिखा गया है विविधता में एकता, अर्थात विविधता होते हुए भी हम में एकता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है? ओणम एक विशेष आकर्षण क्या है। जो ओणम है वहाँ का एक विशेष आकर्षण क्या होता है? तो नाव की प्रतियोगिता जो होती है ओणम की, वो विशेष आकर्षणीय होती है। ठीक है, बहुत फेमस है। क्वेश्चन अगला 6वें पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेवल थोड़ा आपको धीरे धीरे ऐसे कठिन देखने को मिलेंगे। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख, ठीक है, बात को समझते चलिएगा। एक बार मैं आपको पहले ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको हमसे पहले आंसर देना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, इसी से पश्मीना शाल बनती है। याद रखिएगा, जो बहुत फेमस है। तो पश्मीना शाल कहाँ, किस ऊन से बनती है? पश्मीना से। ठीक है, चलिए तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा 6वें का? केवल एक, केवल दो, केवल मतलब एक और दो दोनों होगा, केवल एक, केवल दो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है, आइए 7 क्या कह रहा है? केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है। देखिए केरल को एक जो है मसालों का हब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ इसी केरल में मसालों को ही देखने के लिए क्या आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तमाम तरह के जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं वो इधर आकर्षित हुए थे।
तो लौंग भी है, काली मिर्च भी है, इलायची भी है, उपरोक्त सभी, और जो है डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन से कौन सी जो है साल बनती है, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, मिस हो गया है। कौन सी साल बनती है? तो पश्मीना साल बनती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा हुआ है? 9वें का आपको राइट जवाब देना है। तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। ये है आपका मैप, यहाँ है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहाँ है जम्मू एंड कश्मीर और ये हिस्सा है आपका ये वाला, यही है लद्दाख का। किसका है? लद्दाख का हिस्सा है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्या कह रहा है? उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था? बौद्ध धर्म उसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। 11वें पर चलते हैं और 11वें का राइट जवाब देखते हैं। लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? मक्खन भी खाते हैं, चीज़ भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है, लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो लगभग 400 साल पहले जो है वो इस्लाम धर्म से इनका परिचय हुआ था, याद रखिएगा। 13 पर चलते हैं। देखिए 13 आपका थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिखा दिया, अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग पहले भी आंसर देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई, बिल्कुल ठीक है। केरल आपको पता है कहाँ है? देखिए ये है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, ये वाला हिस्सा जो एकदम नीचे है, नीचे यही हिस्सा है केरल। क्या है? केरल है, ठीक है। तो भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई, ठीक है। केरल की ज़मीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, बिल्कुल ठीक है। क्यों है? इसको पानी ज़्यादा चाहिए, समुद्र के किनारे बसा है तो पानी की पर्याप्त मात्रा यहाँ होती है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये भी सही है। तो आपका ओणम में होता क्या है? नाव प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा। तो सारे के सारे सही हैं, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा क्वेश्चन नंबर 14, केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न हैं, अलग हैं, दोनों में क्या अंतर है? आपको 14 का राइट जवाब देना है। देखिए केरल और लद्दाख आपका किस तरह से भिन्न हैं, जल्दी से इसका आंसर मैं चाहता हूँ सब भाई बंधु दें, ठीक है, जल्दी से। इसका राइट जवाब होगा भौगोलिक विशेषताएं। देखिए मैं आपको मैप में समझाता हूँ, ये है आपका मैप, ठीक है। चलिए अब इस मैप में समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे है आपका लद्दाख, यहाँ पे है आपका केरल। जो लद्दाख है इसके पास हिमालय है, ये हिमालय से घिरा है, इसकी जलवायु ठंडी है। जबकि जो केरल है ये हिंद महासागर और अरब सागर के नज़दीक में है, इसलिए इसकी जलवायु गर्म और आर्द्र है, ठीक है ना। तो ये है आपका दोनों में भौगोलिक डिफरेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 15 पर। कह रहा है अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? ये आपको जवाब देना है 15 का। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था अनेकता में एकता का विचार, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? जो दलित हैं उनको अनुसूचित जाति में रखा गया है, याद रखिएगा, जो दलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? 17 का राइट जवाब देना है। लोगों को एक छवि के माध्यम से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना करके रख लेना, यही है आपका रूढ़िवादी, ठीक है। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? भेदभाव करने के पीछे कारण क्या है?
तो धर्म के आधार पर भी होता है, जाति के आधार पर होता है, काम के आधार पर होता है, यहाँ और जानिएगा लिंग के आधार पर होता है, ठीक है, भाषा के आधार पर होता है, याद रखिएगा। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, जन्म के आधार पर भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी है? तो 8 प्रमुख धर्म हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें 4 सबसे ज़्यादा फेमस है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ये आपको जवाब देना है। 1660 के आसपास भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कहा गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, यह किस बात की ओर संकेत करता है? यह संकेत करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो राज्य है या जो सरकार है इसका अपना कोई खास धर्म नहीं होगा, अर्थात सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा राज्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? तो वो नकारात्मक होते हैं। जो पूर्वाग्रह होते हैं, पूर्वाग्रह का मतलब किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना, वो नकारात्मक होते हैं। 24 पर चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 24 का राइट जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए, तो 24 का आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है, दलित शब्द को नीची कहे जाने वाली जात के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबा कर रखा गया, कुचला गया, बिल्कुल सही है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है, ये गलत है। देखिए, जनजाति में नहीं रखती है, अनुसूचित जाति में रखती है। अगर जन हट जाए तब सही है, लेकिन जन लिखा है तो गलत है, इसलिए इसका राइट जवाब केवल 1 होगा, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का मसौदा, इसी को प्रारूप भी कहा जाता है, इसी को ड्राफ्ट भी कहा जाता है, कुछ भी लिखा मिल जाएगा। तो कौन तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, याद रखिएगा। किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 26 कह रहा है, केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है? आपको इसका जवाब देना है। 60% महिला शिक्षकों का आंकड़ा है, याद रखिएगा। वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? 27 का राइट जवाब दीजिए। खास ज़रूरत वाले बच्चे, याद रखिएगा, ये वर्तमान में यूज़ किया जाने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह आधारित तो हो सकता है किस पर? 28 का राइट जवाब दीजिए। लोगों की धार्मिक मान्यता पर, बिल्कुल सही है। त्वचा के रंग पर, बिल्कुल सही है। वे जिस क्षेत्र से आते हैं, बिल्कुल सही है। तो डी राइट जवाब हो जाएगा। 29 पर चलते हैं, भारत के पहले नेता का नाम बताइए जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव साझा किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, महार जाति से थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से, जो महार जाति है उसी से ये संबंधित थे। आगे चल करके इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? 30 का राइट जवाब देना है। भेदभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? भेदभाव। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है? लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। लोग इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद प्रशासन करते हैं, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है, बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों आपके राइट जवाब हो जाएंगे सही। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? आपको 32 का राइट जवाब देना है। तो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? देखिए, सफ्रेज मूवमेंट महिला मताधिकार से संबंधित है। सफ्रेज का मतलब होता है मताधिकार, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो मताधिकार से
संबंधित चलने वाले आंदोलन को सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है यंग इंडिया का संबंध गांधी जी से है, बिल्कुल है, जिसमें इन्होंने अपने 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। इरविन के सामने, किसके? इरविन के सामने, गवर्नर जनरल इरविन के सामने इन्होंने इसी के माध्यम से रखी थी। सफ्रेज मूवमेंट ऊंट देने का अधिकार नहीं है, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन से। इंग्लैंड में औरतों को ऊंट देने का अधिकार 20 में मिला था, ये भी गलत है। तो आपका केवल और केवल पहला सही है, तो सी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वह वोट दे सकता है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 37 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए, ऑप्शन भी देख लीजिए और 37 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोगों को नियमों को बनाने में भागीदार बनाकर खुद शासन करें। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं हो सकती है। गलत है, क्यों नहीं हो सकती है? तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? 38 का राइट जवाब दीजिए। तो किसी भी देश में सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति ही क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बंधा है या बना है? ठीक है, जो कावेरी नदी है तमिलनाडु में है, उस पर कौन सा बांध बना है? 39 का राइट जवाब दीजिए। मैटूर बांध है। कौन सा है? मैटूर बांध है, याद रखिएगा। 40 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं और 40 का राइट जवाब देख लेते हैं। पहले ऑप्शन भी देख लीजिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु का मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। दोनों सही हैं, तो 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और 41 का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा अफ्रीका में 1992 में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा सका। गलत है, 1992 में नहीं, 1994 में खत्म किया गया था। तो केवल और केवल आपका पहला सही है, तो 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा, गलत पूछा है तो ये सही है, पहला सही है, तो केवल और केवल दूसरा गलत है भाई, आपका केवल दूसरा गलत है। बी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 का आपको राइट जवाब देना है। देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण, रख रखाव करना। ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों के बारे में पूछा, तो ठीक है। स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, बिल्कुल ठीक है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, बिल्कुल ठीक है। सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन 43 पर चलते हैं। 43 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव, एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते। तो सही है, तो अब ये सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। असत्य पूछा है तो गलत है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। दोनों के दोनों सही हैं आपके, तो इसमें गलत कोई नहीं है। तो इसका मतलब आपका राइट जवाब डी हो जाएगा। ना तो एक ना ही दो, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ?
44 का राइट जवाब दीजिए। 1994 में समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45 का आपको राइट जवाब देना पड़ेगा। चलिए, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। कह रहा सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का भी सचिव है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है, आपको राइट जवाब देना है। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, ये राशि है। राशि का मतलब धन है, ठीक है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद जिला पंचायत से आती है, ठीक है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले वेतन मतलब मिलने वाले दान, ठीक है। तो आपका तीसरा भी, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 47 पर चलते हैं। 47 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों की गतिविधियों, फसल बदलना व कुओं की खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मामलों को सुना जाता। गलत है भैया, फौजदारी मामला दीवानी सुनती है, गलत है। अगला कौन सा है, ठीक है। चलिए इसमें केवल और केवल आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य केवल एक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 पर चलते हैं और 48 का राइट जवाब आपको देना है। चलिए, कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह पूछ ले कब आया था, तो याद रखिएगा 2005 में। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों उसकी माँ को बराबर का हक मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते क्या पूछा है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है उसको बताना है। तो ये तो आपका सही है भैया, इसमें सबको मिलेगा। आगे देखते हैं दूसरा। इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है, ये गलत है। सब ने एक समान अपनाया है, तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटवारी से संबंधित काम क्या होता है, आपको जवाब देना है। चलिए, उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य है, ठीक है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है जो सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी देता है, ठीक है। प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ये गलत है। तो केवल 3 आपके सही हैं। तो कौन सा राइट जवाब हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 50 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता के मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसको मिलता है, तो वो बेटों को भी मिलेगा, बेटियों को भी, उसकी पत्नी को भी। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए और 51 का राइट जवाब दीजिए। ऑप्शन क्या दिया है ये देख लेते हैं। चलिए 51 का राइट जवाब देना है। ऑप्शन क्या दिया है, चलिए नगर निगम की आय के स्रोत पर आपको बताना है। नगर निगम तो संपत्ति कर है, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर है, शिक्षा कर है, मनोरंजन कर है। तो ठीक है, आपके चारों के चारों राइट जवाब हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 शहरी स्थानीय स्वशासन हैं। 52 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए 52 पर चलते हैं। चलिए ग्राम सभा शहर में नहीं होती है भैया। चलिए ग्राम सभा शहर में नहीं होती है तो गलत है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा नहीं है तो गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत नहीं हो तो फिर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 और 53 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा, चलिए कह रहा कौन सा कथन सत्य है, बताइए।
बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं व छोटे कस्बों का प्रशासन नगरपालिका चलाती है। ठीक है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक है। पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न सहकारी या सरकारी या शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला है 54 का राइट जवाब देना है। चलिए 54 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पुरुपेट तमिलनाडु का एक गांव है। ठीक है। चखेसंग समुदाय नागालैंड की एक जनजाति है। ठीक है। ठीक है। केटरमैन मछुआरों की एक छोटी नाव है जो कलपट्टू तमिलनाडु में है। ठीक है। आपके सारे के सारे आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पर। कह रहा है कैटरमैन क्या है। मछुआरों की एक छोटी नाव है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 पे चलते हैं। भारत में कितने महानगर स्थित हैं। तो भारत में 27 महानगर हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57। प्रत्येक महानगर में कितने लोग रहते हैं, आपको बताना है। 10 लाख से अधिक। ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।